हेलो बच्चों, कल हमने बीए फाइनल में व्यवहारवादी दृष्टिकोण के क्या क्या मान्यता है, क्या व्यवहारवादी है, व्यवहारवादी का उपागम दृष्टिकोण यानी उपागम, व्यवहारवादी दृष्टिकोण क्या है यानी विचारकों का दृष्टिकोण व्यवहारवादी के प्रति क्या है। व्यवहारवादी ने मूल्यों को अलग किया, तथ्यों को अलग किया। इसके अलावा उनकी इकाइयां भी देखी कि उनकी मान्यता में इकाइयां भी देखी अलग अलग, कि उसकी व्यवहारवादी की मान्यता तभी होगी जब इन इकाइयों को शामिल किया जाएगा। तो कल हमने ये सब बात पढ़ी। आज हम पढ़ेंगे व्यवहारवाद दृष्टिकोण के अनुसार लोक प्रशासन के अध्ययन के लिए जो पद्धतियां अपनाई गई वो निम्न है। जैसे पहला है मनोवैज्ञानिक पद्धति, यानी इनके द्वारा ही व्यवहारवाद का क्या व्यवहारवाद के खोज किया, व्यवहारवाद की खोज की गई है और व्यवहारवाद में ये बातें सारी शामिल है। तो इसके द्वारा लोक प्रशासन के अध्ययन अगर करना है, लोक प्रशासन का अध्ययन के लिए ये पद्धति अपनाई गई है। किसने? व्यवहारवाद ने। परंपरावादी पहले हमने पढ़ा संगठनात्मक दृष्टिकोण, उनकी अलग अलग थी, जैसे ऐतिहासिक वो अलग थी। इनके व्यवहारवादी के दृष्टिकोण, इनके उपागम के अनुसार लोक प्रशासन में ये बातें आएगी। तो पहले ये मनोवैज्ञानिक पद्धति, इसमें है प्रशासन के क्षेत्र में मनोवैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग मिस पॉले के प्रारंभ में किया गया तथा उन्होंने ये बताया कि व्यक्तियों और समूह की इच्छाओं, उसके पूर्वाग्रह तथा नैतिक मूल्यों प्रशासन के भीतर किस प्रकार के व्यवहार को प्रभावित करते हैं। इस पद्धति में अंतर्निहित तथ्य ये है कि प्रशासन मानव व्यवहार से संबंधित है, यानी मानव का व्यवहार। प्रशासन में जो कार्य कर रहे लोग, प्रशासन में वही है जो लोगों की सेवा के लिए, आईएएस, डॉक्टर, वकील, ये सब लोगों की सेवा के लिए प्रशासन में आते हैं। तो मनोवैज्ञानिक मानवीय आचरण का विज्ञान माना गया, यानी कि मनोवैज्ञानिक क्यों? क्योंकि लोगों का व्यवहार है मनो का, उनके मन की बात है मानना, अतः मनोवैज्ञानिक द्वारा उसे अधिक अच्छी से समझा जा सकता है। इसलिए मनोवैज्ञानिक मानवीय अवधारणा का विज्ञान और लोक प्रशासन का संबंध भी आचरण से ही है। अतः मनोवैज्ञानिक दृष्टि से प्रशासन आवश्यक रूप से मानव समूह की समस्या है। औद्योगिक प्रशासन के क्षेत्र में तो मनोवैज्ञानिक पद्धति बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुई है। इसके परिणाम स्वरूप मनोविज्ञान की एक नई शाखा विकसित हो गई है, जिसे औद्योगिक मनोवैज्ञानिक कहा जा सकता है। इसमें मनोविज्ञान की सहायता से लोक प्रशासन संबंधी बहुत सी समस्याओं का हम समाधान कर सकते हैं। साधारणतः किस परिस्थिति में व्यक्तियों के किस प्रकार के व्यवहार की आशा की जा सकती है, मनोविज्ञान से इसका समाधान खोजा जा सकता है। प्रशासन के मनोवैज्ञानिक अध्ययन से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि व्यक्तियों और समूहों की मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया के कारण प्रशासन के भीतर अनौपचारिकता, संबंध और संगठन प्रकट हो जाता है। तो मनोवैज्ञानिक पद्धति में जो विषय है मनोविज्ञान, वो भी किससे संबंधित? लोगों के मन से संबंधित, यानी लोगों की क्या सोचते हैं, वो करना क्या चाहते हैं, वो ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं। तो लोगों के व्यवहारवादी भी यही चाहते हैं कि लोगों का व्यवहार कैसा है, लोगों का व्यवहार बार बार बदलता क्यों है, कोई इतना अच्छा होता है, कोई इतना अपराधी हो जाता है, तो ये क्यों बदलता है। तो इसके लिए शोध करते हुए व्यवहारवादी ने ये पद्धतियां यूज की कि व्यवहारवादी में ये पद्धतियां यूज करना बहुत ही जरूरी है। क्यों? क्योंकि लोगों के व्यवहार का अध्ययन करना है। इसलिए मनोवैज्ञानिक पद्धति का उन्होंने व्यवहारवादी के दृष्टिकोण के अनुसार किया। व्यवहारवादी विचारकों ने यह बताई गई है कि मनोवैज्ञानिक पद्धति होनी चाहिए। दूसरी पद्धति केस पद्धति, दूसरी पद्धति भी यूज होती है व्यवहारवादियों के दृष्टिकोण के अनुसार। ध्यान रखना, इस पद्धति का विकास अमेरिका में हुआ। किसका? केस पद्धति का विकास अमेरिका में हुआ। प्रशासनिक दृष्टि से प्रत्येक समस्या तथा इससे संबंधित निर्णय एक प्रकरण या केस है।
प्रशासन के किसी भी समस्या का कोई भी अध्ययन का निष्कर्षों को निकाला जा सकता है। समस्या का अध्ययन करने के लिए प्रकरण की परिस्थिति व निर्णय की प्रक्रिया का तार्किक अध्ययन किया जाता है। इसके बाद परिणामों के आधार पर निष्कर्षों को कसौटी पर कसा जाता है। इस सिद्धांत के समर्थकों का विचार है कि यदि इस पद्धति का प्रयोग किया जाए तो हम न्याय प्रशासन की भांति लोक प्रशासन के संबंध में ऐसे सिद्धांत का प्रतिपादित कर सकते हैं जिसका प्रयोग हम सफलता के साथ लोक प्रशासन की बहुत सी समस्या को सुलझाने के लिए कर सकते हैं। जिस प्रकार चिकित्सक विज्ञान तथा कानून के अध्यापन में समस्या अध्ययन पद्धति का प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार लोक प्रशासन के अध्ययन में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। यानी कुल मिलाकर कोई भी अध्ययन में निष्कर्ष निकालना, केस पद्धति, क्या केस है उस केस को लेना, उस केस में झांकना कि ये क्या है और तार्किक अध्ययन करना, फिर परिणाम निकालना, निष्कर्ष निकालना, निष्कर्ष में अगर कसौटी पर कसना, फिर खरा उतर जाता, समझो समर्थक ने विचार किया या समर्थक ने समर्थन किया कि इसका प्रयोग लाए और उसका हर किसी व्यक्ति को न्याय मिल जाए, तो समझो केस पद्धति लोगों के न्याय के लिए बहुत ही अच्छी है। इसका प्रयोग लोक प्रशासन में भी करते हैं और चिकित्सक जो डॉक्टर वगैरह है वो भी इस लोगों के मन की बातें लेकर केस पद्धति कि क्या है, आपको क्या करना चाहिए, आपके क्या है, ऐसे विचार ख्याल क्यों आ रहे हैं, तो उसका निष्कर्ष निकालेंगे कि ये टेंशन में है या कोई अलग है, तो ये निष्कर्ष निकालेंगे। ऐसे ही व्यवहारवादी यानी लोगों के व्यवहार का अध्ययन करके केस पद्धति द्वारा निष्कर्ष निकाला जा सकता है। इस पद्धति में और भी कहा गया है कि इस पद्धति का 1952 इस पद्धति का प्रयोग, केस पद्धति का प्रयोग 1952 में संयुक्त राज्य अमेरिका के में किया गया। कौन से? अंतर विश्वविद्यालय मामला कार्यक्रम में किया गया था। इसमें अनुसंधान के लिए किए गए 20 मामलों का प्रकाशन हेराल्ड स्टाइल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से किया गया। यानी कि हेराल्ड स्टाइल ने इसका संयुक्त राज्य अमेरिका में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एवं पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से किया गया। भारत में इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सन 1960 के बाद इस प्रकार के कई प्रशासनिक मामले का प्रकरण अध्ययन किया। भारत ने भी फिर 1960 के बाद स्टार्ट किया। इस दृष्टि से जयदीप सिंह द्वारा संपादित रचना केस स्टडीज इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड एनालिटिक गाइड का नाम उल्लेखनीय है। भारत में जयदीप का मसूरी में स्थित लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी अपने त्रैमासिक पत्रिका प्रशासन में इस प्रकार के अध्ययन प्रकाशित करने लगी है। यानी लाल बहादुर शास्त्री द्वारा मसूरी में ये पत्रिका हर 3 सप्ताह या 3 मासिक या 3 महीने के बाद ये छपती है पत्रिका। किंतु प्रशासन प्रक्रिया की जटिलता के कारण प्रकरण अध्ययन कठिन है। खोज करने वाले शोधवेत्ताओं को प्रशासनिक समस्या के अंतर्गत या अंतरंग में प्रशासनिक अधिकारी पहुंचते नहीं देते, यानी अधिकारी वहां तक पहुंचने भी नहीं देते, वो खुद ही पढ़ने लग जाते हैं। अधिकारों की गोपनीयता बनाए रखने की प्रवृत्ति के कारण भारत में इस पद्धति का प्रयोग समुचित ढंग से संभव नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इस पद्धति में, केस पद्धति में सारी बातें खुली खुली लिखी जाती कि उसको ये समस्या थी इसलिए ये निवारण किया, ये लिया, तब जाके उनका हल निकला, ये सब बातें केस पद्धति में। लेकिन भारत में ये लाल बहादुर शास्त्री मसूरी में ये 3 महीने के बाद पत्रिका छपती थी, लेकिन जो प्रशासनिक अधिकारी है जो वहाँ ट्रेनिंग दे रहे वो गुप्त रखते थे, कह रहे कि ये जो बातें सामने नहीं आनी चाहिए, किस तरीके से व्यवहार लोगों के
लोक प्रशासन में लोगों के व्यवहार का अध्ययन करना चाहिए, तो कुछ गुप्त बातें बाहर नहीं आ जाए, इसलिए केस पद्धति का भारत में ज्यादातर यूज नहीं किया जा सकता। तीसरा है सांख्यिकी परिमाण पद्धति। सांख्यिकी परिणाम पद्धति पास में चले तो इस प्रकार से केस पद्धति को हमने देखा। अब तीसरी पद्धति है व्यवहारवादी दृष्टिकोण में, तीसरी है सांख्यिकी परिमाण पद्धति। सांख्यिकी, ये मनोवैज्ञानिक पद्धति पढ़ी हमने, केस पद्धति पढ़ी। तीसरी है सांख्यिकी परिमाण पद्धति। इसमें हम पढ़ेंगे रिडले और साइमन ने इस पद्धति का विशेष समर्थन किया है। इसे परिमाणित या परिमाणात्मक मापक पद्धति भी कहा जा सकता है, यानी इसके द्वारा उसको जो भी वस्तुओं को मापा जा सकता है कि ये कितनी है, कितने लेवल में है, कितनी वो क्वालिटी है, सब मापा जा सकता है, क्योंकि इसका आधार आंकड़े, तथ्य, ज्ञान व सांख्यिकी है। तो आपके आंकड़े आपके सामने आगे समझो तो आप कोई भी निष्कर्ष निकाल सकते हो। तो ये पद्धति वैज्ञानिक पद्धति भी कहा जा सकता है। ये भौतिक या प्राकृतिक विज्ञानों के अध्ययन की एक प्रमुख विधि है, यानी ऐसी एक विधि है जो भौतिक और प्राकृतिक पर्यावरण के बारे में हम उनका निष्कर्ष निकाल सकते हैं या आंकड़े, तथ्य आंकड़े द्वारा ये कार्य कर सकते हैं। जैसे मौसम विभाग के बारे में, तो उसके बारे में हम आंकड़े हमारे पास है वैज्ञानिक तौर पे, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ बारिश ज्यादा होगी या कम होगी, बाढ़ आने की संभावना, तूफान आने की संभावना, ये सब जब वैज्ञानिक पद्धति द्वारा यूज किया जाता है तब जाके ये सामने बातें आती है। ये भौतिक या वैज्ञानिक पद्धति का प्रमुख है। प्राय ये कहा जा सकता है कि किसी भी क्षेत्र में सच्चे वैज्ञानिक ज्ञान की प्रकृति इस बात पर निर्भर करती है कि इसमें तथ्यों, परिमाणों के सांख्यिक परिमाप की किस सीमा तक गुंजाइश है, यानी किस सीमा तक इसको मापा जाता है। लोक प्रशासन मूलतः एक सामाजिक विज्ञान है। इसमें गुणात्मक पक्ष पर विशेष बल दिया जाता है। गुणात्मक यानी गुण कितने हैं, मनुष्य का अध्ययन करेंगे तो उनका गुण कितना है, अच्छा है या बुरा है, वो मापा जाएगा। और कब मापा जाएगा, जब उसके सामने ये सिचुएशन आएगी। गुस्सा कब आता है, उसको गुस्सा दिलाएंगे तब पता चलेगा कि उनको गुस्सा कितना आता है या नहीं आता। तो तब इस परिस्थिति में सामाजिक विज्ञान में लोगों के गुण मापे जा सकते हैं। अतः इससे परिमाणात्मक मापक पद्धति का वैसा प्रयोग नहीं किया जा सकता जैसे प्राकृतिक विज्ञान के क्षेत्र में संभव है। यानी कि प्राकृतिक विज्ञान के क्षेत्र में, विज्ञान में तो फिक्स बताएगा, लेकिन इनकी सांख्यिकी परिणाम जो लोक प्रशासन में व्यवहारवादी दृष्टिकोण का, तो इसमें फिक्स बातें संभव नहीं है, लेकिन कुछ बातें उनको उदाहरण के तौर पर या कुछ बातों को लेकर आके हम खोज कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए भूमि सुधार की प्रकृति का मूल्यांकन केवल भूमि वितरण या विधि निर्माण से नहीं है किया जा सकता, अपितु ये भी देखना होगा कि इसमें किस वर्ग को किस सीमा तक लाभ हुआ है, यानी उसके गुणात्मक पहलू पर भी विचार करना होगा। फिर भी लोक प्रशासन के अध्ययन हेतु उस समय इस पद्धति का प्रयोग होता रहा है। जब शासन के बारे में जनता के प्रतिक्रिया जाननी हो, कर्मचारियों की संख्या तथा वित्तीय साधनों का परिमापन करना हो, यानी कर्मचारियों की संख्या मापनी है, उनके वित्तीय पैसे कितने आए हैं, उनको सैलरी कितनी देनी है, बजट कितना आया है, क्या क्या कार्य करवाए, तो इसकी संख्या, परिणाम, माप, परिमाण, यानी ये माप सकते हैं कि लोक प्रशासन में इस जिले में कितने कार्य कर रहे हैं, कर्मचारी कितने कर रहे हैं, तो ये संख्या माप सकते हैं। कैसा कर रहे हैं, लोगों के क्या कर रहे हैं और लोगों का हित हो रहा है कि कल्याण के हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, कर्मचारी ईमानदारी से कार्य कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ऐसी सब बातें नहीं मापी जा सकती। शासन के क्षेत्र में सांख्यिकी प्रयोग का लोक वित्त के विकास के साथ विकसित हुआ।
सैन्य संगठन की आवश्यकता के साथ, करारोपण की मांगों के साथ, जनसंख्या के आकलन के प्रयोग की जानकारी के साथ, लागत लेखा विधि द्वारा शासकीय क्रियाकलापों के मापन के साथ राजकीय सांख्यिकी सेवा का शीघ्रता से विस्तार हुआ। निजी प्रशासन में लागत लेखा विधि के जानने हेतु वर्तमान में इस पद्धति का महत्व बढ़ गया है। यानी लेखा विधि निजी प्रशासन में, अब जो प्राइवेट है वो लोक प्रशासन के, उनकी लेखा विधि का ये वर्तमान में पद्धति बहुत महत्व बढ़ गया। यानी महत्व कह सकते हैं कि वर्तमान में लोक प्रशासन में प्राइवेट जो है उसमें कितने, जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट जो भी और भी समाज सेवा के लिए कार्य करे, स्कूल है वगैरह सब है, तो उसमें जो कार्य करे कितने तक कितना स्टाफ होना चाहिए, तो वो ऐसे अंदाजा इस सांख्यिकी परिमाण पद्धति द्वारा अंदाजा लगा सकता है। निजी प्रशासन के लागत लेखा विधि के जानने हेतु वर्तमान में इस पद्धति का महत्व बढ़ गया है। ब्रिटिश विद्वान स्टील ने लोक प्रशासन में इस पद्धति का असफल उपयोग किया तथा उसका निष्कर्ष था कि परिमाप योजना तैयार करने में बहुत अधिक शोध और विस्तृत मनन की आवश्यकता होती है। कहने का मतलब ये जो सांख्यिकी परिमाप पद्धति है, तो लेखक ने ये कहा, स्टील ने कहा है कि परिमाप योजना तैयार करने में बहुत अधिक समय लगता है, इसलिए इस पद्धति का मनन करने से या इनका बार बार अनुभव करके बार बार इस पद्धति को यूज में लेकर जल्दी से कार्य किया जा सकता है। इसका लास्ट पॉइंट है पारिस्थितिक पद्धति। इसमें लोक प्रशासन के अध्ययन का पारिस्थितिक दृष्टिकोण इस बात पर बल देता है कि प्रशासन एवं उससे संबंधित समस्या का अध्ययन संबंधित लोगों तथा उसके वातावरण परिवेश के संदर्भ में किया जाता है। लोगों एवं वातावरण की भिन्नता के कारण समान प्रशासनिक स्थिति के या समान प्रशासनिक स्थिति में समान प्रशासनिक कार्यवाही एक सा फल उत्पन्न नहीं कर पाता। यानी हर कोई एक जैसा, सब भी कर्मचारी कार्य कर रहे हैं तो हर किसी का एक जैसा फल नहीं हो सकता, कभी कभी ऊपर भी हो जाता है। जैसे कार्य करने वाले की जो सैलरी देने वाले उनके पैसे ज्यादा हो जाते हैं, ज्यादा खर्च हो जाते हैं प्राइवेट में, तो ये बातें बीच में आ जाती है, तो सही तरीके से सबको एक बराबर नहीं माप सकते। वातावरण या परिवेश का अर्थ पारस्परिक संबंध से है जो सामूहिक रूप से किसी रचना उसके वातावरण के बीच में होता है। घोष ने प्रशासन के परिवेशन परिप्रेक्ष्य में का महत्व प्रतिपादित किया है और सर्वप्रथम प्रशासकीय क्रियाकलापों को वातावरण से संबंध करने की धारणा का समर्थन किया है। पारिस्थितिक उपागम में यह माना जाता है कि प्रशासनिक व्यवहार प्रशासनिक संस्कृति के उन मूल्यों में विशेष रूप से गठित होता है जिनमें यह कार्य करता है, और प्रशासनिक संस्कृति समग्र रूप से सामाजिक व्यवस्था के साथ प्रशासनिक व्यवस्था के मूल्य और विशेषताओं की आपसी क्रिया का परिणाम होता है। यानी सामाजिक जो व्यवस्था होती है उनको प्रशासन व्यवस्था द्वारा मूल्य और संस्कृति सामाजिक व्यवस्था को नाप कर फिर उनके व्यवहार को देखकर ही उनकी विशेषता का परिणाम निकाला जा सकता है। इस उपागम के अनुसार किसी संगठन और उसके वातावरण यानी परिवेश के बीच होने वाली अंतरक्रिया के फलस्वरूप संगठन संरचना प्रक्रिया और लक्ष्य बड़े पैमाने पर निर्मित और परिवर्तित होते रहते हैं। इसलिए यदि संगठन को जीवित रहना है तो इसे स्वयं को निरंतर परिवर्तित होते हुए बाहरी वातावरण के अनुकूल बनाना पड़ेगा। फ्रेडरिक डब्ल्यू रिग्स लोक प्रशासन में पारिस्थितिक उपागम के अग्रणी प्रतिपादन में से एक है। विकासशील देशों की प्रशासनिक व्यवस्था के इस अध्ययन में रिग्स ने एक विस्तृत परिप्रेक्ष्य में प्रशासनिक तथा आर्थिक सामाजिक तकनीकी और राजनीतिक तथा संचार कारकों के बीच संबंध का विश्लेषण किया है। थाईलैंड तथा फिलीपींस में अपने अध्ययनों के आधार पर
उसने उदाहरण देकर यह बताए हैं कि किस प्रकार परिवेश प्रशासनिक व्यवस्था को प्रभावित करता है। तो कुल मिलाकर पारिस्थितिक में समय के अनुसार सामाजिक प्रशासन के लोग सामाजिक, आर्थिक, तकनीकी, राजनीतिक, संचार के कारकों के बीच में संबंध विश्लेषण होता है। यानी जो कार्य कर रहे हैं तो वहां पहुंचाने के लिए वो सामान पहुंचाने, जैसे मान लो पुल बन रहा है, कुछ पुल या सड़क वगैरह बन रहा है या हॉस्पिटल बन रहा है, जो भी बन रहा है उनके लिए आवाजाही के साधन कौन से यूज होंगे और किस प्रकार कितने पैसे उनके लगेंगे, जो कर्मचारी कार्य कर रहे हैं उनको पैसे कितने लगेंगे, जो अंदर वो जो ठेका ले रहे हैं उनको वो कार्य कितना करेगा, वो सब अनुभव लगाकर और पारिस्थितिक पद्धति के अनुसार सबको एक जैसा नहीं देख सकते, उसको अलग अलग रूप में देखा जा सकता है। कार्य कौन कर रहा है, कितना पैसे खर्च होगा, बजट अलग बनेगा, संगठन अलग बनेगा, समन्वय अलग बनेगा। इस प्रकार से व्यवहारवादी दृष्टिकोण में चारों ये बातें, चारों पद्धतियां सामने आती है, उसके द्वारा ही किया जा सकता है। देखो जो हमने व्यवहारवादी दृष्टिकोण, सबसे पहले हमने परंपरावादी या संगठनात्मक दृष्टिकोण पढ़ा, उसमें पॉइंट हमने पढ़े। फिर है व्यवहारवादी दृष्टिकोण, उसमें 4 पॉइंट है। अब हम व्यवस्थावादी या व्यवस्था दृष्टिकोण आगे कल हम पढ़ेंगे।